शरदचंद्र के जीवन का स्वरूप जैसे अब आ गया था, देखते-देखते उनकी रचनाएँ बंगाल पर छा गईं। एक के बाद एक श्रीकांत प्रथम पर देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन और काशीनाथ पुस्तक रूप में प्रकाशित होते चला गया। एक दास वैरागी श्रीकांत द्वितीय पर गृधा, स्वामी दत्ता, अमार आसे का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी-अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की। लिखते समय वो बहुत चिंतन करते थे। उनकी पांडुलिपियाँ इस बात का प्रमाण है कि बीच-बीच में उन्हें शुद्ध ही नहीं करते, इधर-उधर दूसरी भाषाओं में लिखते भी जाते थे। श्रीकांत की पांडुलिपियाँ में एक स्थान पर उन्होंने हिंदी और फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ। देवदास के संबंध में चर्चा चलने पर एक बार उन्होंने ही कहा था, देवदास के सृजन में मेरे हृदय का योग है और श्रीकांत में मस्तिष्क का। शरद यौवन काल में जितने मन के थे प्रौढ़ होते-होते उतने ही आचारवादी हो गए। शायद उन्हें लगा कि देवदास की आत्मघाती भावुकता को इतना निश्चल और महान बनाकर आदर्श रूप में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। इसलिए तब उन्हें वह इतना प्रिय नहीं रहा। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जिस समय वे देवदास लिख रहे थे उस समय में सचमुच प्रेम नहीं, वेदना से व्याकुल थे। निसंदेह वह वेदना अपरिपक्व किशोर हृदय का ही और उनकी प्रेमिका भी शायद कोई हाड़ मांस की नारी नहीं, या अगर वह है तो फिर उस तक पहुँचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं। यौवन में प्रवेश करते में समय जैसा होता है वैसा ही उनके साथ हुआ, परंतु प्रेम के क्षेत्र में वे सफल नहीं हो सके और वही असफल प्रेम नाना सामाजिक आघातों के बीच देवदास में प्रस्तुत हुआ। इसलिए उनका उच्छ्वास और उनका तीव्र दर्द मन को आंदोलित कर देता। वियोग की सार्थकता की दृष्टि से भी मनुष्यों ने उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया। सुप्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक थे जैनेन्द्र। जैनेन्द्र कुमार ने देवदास को अमित संयमी सिद्ध करते हुए लिखा, मन का वह अडिग ब्रह्मचर्य जो तन के विद्रोह पर भी विशुद्ध बना रहा, सो क्या स्वीकृत वियोग की शक्ति के बल पर ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि वियोग को देवदास और भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता तो उनके जैसा योगी पुरुष उपन्यास साहित्य में दूसरा पाना कदाचित संभव रह जाता, उस कोटि तक नहीं पहुंचा जा सकता था। इसलिए क्या हम आसानी से अपनी आंखों को धोखा दे। जिस अंश तक वियोग उसे प्रसाद ही बना और उसमें देवदास ऊंचा उठा। देवदास पार्वती की अलग जगह रहा, लेकिन जब विवाहित पार्वती रात्रि के एकांत में संपूर्ण भाव से उसके प्रति अपना आत्मार्पण निवेदन कर उठती, तब निविड़ आत्माचार से गिरे देवदास ने क्या किया। क्या पार्वती को लिया? नहीं लिया। मूर्ति की भांति उसे अपने से दूर ही रखा। मूर्ति की भक्ति उसने अपने लिए चाही, मूर्ति पाने की स्पर्धा कभी नहीं की। प्रेम की प्रगाढ़ता ही मन को छूती है, असफलता सफलता नहीं। और यह भी है कि सच्चा प्रेम मिलाता ही दूर भी करता है। निष्कृति की प्रशंसा स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की, लेकिन जो तूफान चरित्रहीन को लेकर उठा वो सचमुच अद्भुत था। वो यमुना में पूरा नहीं छप सका था। पुस्तक रूप में छापने में भी बड़ी देर लगी। वे बहुत धीरे धीरे सामग्री भेजते थे। सुधीर चंद्र सरकार ने पूरी पांडुलिपि पाए बिना ही मुद्रण करना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि चरित्रहीन के कार्ड जो हलचल मच चुकी है वो उनकी बिक्री में बहुत सहायक होगी, लेकिन महीने बीतने लगे, शरद सामग्री ही नहीं भेज सके। सरकार उन्हें बार बार पत्र लिखते और उत्तर में शरद कहते, देरी की कार्ड जो क्षति होती है उसे क्या मैं नहीं जानता, पर प्रायः सारा ही लिखना फिर से होता है। ऐसा करने से यदि 2-1 महीने देर हो जाती तो अच्छा है, फिर भी छपना बंद ना हो। इसलिए अगली डाक से कुछ भेजूंगा, हो सकता है कुछ अधिक हो। और एक बात, फिर से लिखने के कारण अक्सर डर लगा रहता कि पीछे जो एक बार कह आया है हो सकता है कि फिर वही कह दूं। जितना छप गया वो सभी मुझे नहीं मिला। ये सब यदि रजिस्ट्री करके भेज दूँ तो मेरा चौथाई परिश्रम कम हो जाएगा। जल्दी करने पर तो सब कुछ 15 दिन में हो सकता है, पर वो क्या ठीक होगा? फिर भी चाहे जितनी भी देर हो, माह के अंत तक आई समाप्त हो जाएगी। 3 महीने बाद फिर लिखा, मन इतना विमर्श है कि किसी काम में हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। लगाने पर वो अच्छा नहीं लगता। केवल जो पहले की लिखी हुई अर्थात आधी, तिहाई, चौथाई इस तरह की मेरी बहुत सी रचनाएँ हैं, उन्हीं को किसी तरह जोड़-तोड़ कर पूरा कर देता हूँ। चरित्रहीन के लिए ऐसा करना नहीं चाहा, इसलिए इतने दिनों तक 2-2 अध्याय करके भेज रहा था। ना हो तो इस बार मेरे पास बैठकर सब ठीक कर लेना। मैं आयुर्वेद चिकित्सा के लिए कलकत्ता आ रहा हूँ। 1 साल 11 अप्रैल को रवाना हो रहा हूँ। इसके बाद भी चरित्रहीन का प्रकाशन होने में 1 साल लग गया। वर्मा जाने से बहुत पहले ही उनका लिखा जाना आरंभ हो चुका था। लगभग 15 वर्षों तक वे निरंतर लिखते रहे, लेकिन एक दिन घर में आग लग जाने पर वो जब पांडुलिपि भस्म हो गई, तो उसके बाद पति से उसे उन्होंने फिर लिखा शुरू किया। उसमें भी 5-6 वर्ष लग गए। उसके प्रकाशित होते ही बंगाल में जैसे हाहाकार मच उठा। उपासना पत्रिका ने उसकी तीव्र आलोचना करते हुए उन पर ऐसा आक्रमण किया मानो धर्म और समाज संपूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करने की चेष्टा हो रही हो। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही। और फिर शरदचंद्र ने तो सभी चरित्रहीनों के चरित्र की धर्मप्राण हिंदू की तरह रक्षा की, लेकिन समाज में वही धर्मप्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। एक दिन घर के बरामदे में बैठे हुए धूम्रपान कर रहे थे कि 3-4 युवक चरित्रहीन की एक प्रति वहां लेकर आए। शरद बाबू ने गुड़गुड़ी मुंह से हटाकर पूछा, कहिए कैसे आना हुआ?
अतिशय वृद्ध क्रुद्ध युवक गुस्से में बोला, ये चरित्रहीन आपकी ही रचना है? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा, इस प्रकार की उसके लिखने पर आप इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, ये भले लोगों का मोहल्ला है। दूसरे युवक ने तीव्रता से कहा, सावित्री और किरणमयी को छोड़कर क्या समाज में और अच्छे चरित्र नहीं देखे थे? मतलब उन्होंने कहा कि सावित्री और किरणमयी को छोड़कर क्या तुम्हें समाज में अच्छे चरित्र नहीं दिखे? सरलचंद मन ही मन मुस्कुराए, कहा, पहले आप बैठिए तो। अब तीसरा युवक बोला, आपकी इस पुस्तक का क्या परिणाम होना चाहिए, यही दिखाने हम आए हैं। और उन युवकों ने शरद बाबू के सामने ही चरित्रहीन की प्रति को फाड़ा और जला दिया। दुखी मन में बैठे देखते रहे। उन्होंने क्रुद्ध युवकों को समझाने की चेष्टा की, बताया, सावित्री मेष की दासी नहीं, मेष की सब कुछ है। सबको उसने स्नेह देकर अपनाया है। सतीश भी उसका हो गया है। कितनी बार उसने कितने प्रकार से उसे अपनी बनाना चाहा, परंतु सावित्री ने उसे दूर ही रखा। वो इसे कितना प्रेम करती थी, फिर भी उसने उसको पाने की चेष्टा नहीं की। सरोजनी के साथ विवाह करा के उसे सांसारिक बना दिया। सहसा एक युवक बोला, अच्छा, किरणमयी के बारे में क्या कहते हो? शरद ने उत्तर दिया, देखो, किरणमयी के चरित्र द्वारा मैंने नारी जीवन की व्यर्थता को दिखाना चाहा है। किरणमयी और हारन, यानी जो किरणमयी और हारन बाबू हैं, ये देखिए आपको कम समझ में आ रहा होगा, ये इनका जो श्रीकांत जो है, इसमें आप इनका देखेंगे चरित्रहीन के माध्यम से इन्होंने कैसे जो है, श्रीकांत तो अलग रचना है, चरित्रहीन है। चरित्रहीन में देखिए कि हारन बाबू है, किरणमयी है। तो चरित्रहीन आप पढ़ेंगे तो उसमें सारे पात्र सतीश है, सावित्री है, किरणमयी है, सरोजनी, हारन, ये सब चरित्रहीन में इनके आते हैं। चरित्रहीन इनके बहुचर्चित रचनाओं में से एक है। तो उसमें कहते हैं कि जो किरणमयी और हारन बार, तो उनका बाबू गृहस्थ जीवन बड़ा ही करुण है। स्वामी का प्यार उसने नहीं पाया। घर में स्वामी है, सास है, एक दार्शनिक है, जो एक जो है, मतलब कि उनके घर में एक जो है, घर में स्वामी है, सास है, एक दार्शनिक है जो पत्नी को पढ़ाकर सुखी है। मतलब कि वही चीज़ करें कि एक दार्शनिक है जो पत्नी को पढ़ाकर सुखी है, दूसरी ओर घोर स्वार्थी भी है, पुत्र वधू से खूब काम लेती है। किरणमयी दोनों विरुद्ध प्रकृति की स्त्री पुरुष के प्रेमहीन मेल को हिंदू समाज विधि का नियम मानकर स्वीकार नहीं करती। वहीं से किरणमयी के जीवन की ट्रेजिडी शुरू होती है। लेकिन वे युवक तो समझने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने मान लिया था कि यह पुस्तक समाज के लिए वर्जनीय है। वे साहित्यिक संरचना से घृणा ही कर सकते थे। उनके चले जाने के बाद वे देर रात तक राख ढेरी को देखते रहे। मन ही मन उन्होंने कहा, बेचारे युवक, नहीं जानते कि वे क्या कर गए। चरित्रहीन की यह भस्म उसे उन स्थानों तक भी पहुंचा देगी जहां वह शायद पहले नहीं पहुंच पाए थे। इस घटना की सत्यता के बारे में संदेह प्रकट किया गया ना हो सकते, परंतु उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में तो संदेह नहीं हो सकता जिसके बारे में ये कथा गढ़ी गई है, और ना ही संदेह हो सकता उस वातावरण के बारे में जिसकी इसमें सृष्टि हुई है। हर किंवदंती एक दूसरे से कहते हैं कि हर एक किंवदंती एक से दूसरे मुंह जाते जाते कल्पना की ना जाने कितनी रंगीनियां अपने में समेटती रहती है, पर इतना तो स्पष्ट है कि गर्भगोष्ठी में सभा समाज में चरित्रहीन को लेकर जो वाद विवाद शुरू हुआ है, जो गंडगोल मचा, उसकी तुलना नहीं थी। किसी व्यक्ति ने व्यंग करते हुए लिखा, सावित्री के समान नारी मिलती तो हम भी मिस में रहने लगते। शरद ने उसे उत्तर दिया, सतीश होने की जरूरत है, उसके बिना सावित्री का हृदय नहीं जीता जा सकता। बच्चों ये न समझ सके कि सावित्री दासी श्रेणी की स्त्री नहीं है। पुराणों में आता है कि विपद पड़ने पर लक्ष्मी को भी एक ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ता था। अर्जुन जिस समय उत्तरा को नृत्य गान सिखाते थे, उस समय उनकी कथा सुनकर ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा शिखंडी मिलने पर सब नारियां नाच गाना सीखने के लिए उन्मत्त हो जाएंगी। जैसे सभी संप्रदायों में होता है, वेश्या जाति में भी ऊंची नीची श्रेणियां होती हैं। जो उनके परम मित्र थे, उनमें से भी कई चरित्रहीन को लेकर प्रसन्न नहीं थे। कुमुदनी कांत घर ने विक्षुब्ध होकर कहा, आप ये दृश्य साहित्य में क्यों ले आए? शरद ने उत्तर दिया, मैंने नया तो कुछ नहीं लिखा, दुनिया में ये सब पहले से ही था। दुनिया में तो और भी बहुत कुछ पहले है, किंतु उन सब की क्या चर्चा हो जाती है? क्या उसको इस प्रकार चित्रित किया जाता है? मनुष्य को उपहार दिया जाता है? क्यों आपने ये सर्वनाश किया? भविष्य में आने वाले इससे क्या सीखेंगे? इस आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं था, लेकिन उन सब के लिए शरद का उत्तर बहुत छोटा सा था, मैंने चरित्रहीन लिखा है, चरित्रहीन की कहानी नहीं। व्यक्तिगत आक्रमण भी उन पे कम नहीं हुए। मतलब उन्होंने चरित्रहीन लिखा, इससे इतना भूचाल मच गया कि पूरा समाज उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि एक बार किसी ने शरद चंद्र के रुपए चुरा लेने की खबर अखबार में छपी तो उनके विरोधी ने प्रचारित कर दिया कि रुपए चुराने वाला शरद और उपन्यास लिखने वाला शरद दोनों एक ही तो है। जहाँ एक और उनके विरुद्ध इतने तीव्र आंदोलन उठ खड़े हुए, वहीं दूसरी ओर
बहुत से व्यक्तियों ने उनकी आत्मा तक पहुँचने का प्रयास भी किया। बहुत दिन बाद एक धनपाड़ व्यक्ति ने एक गोष्ठी में उनसे कहा, "आप मुझसे चाहे जो कहें, आपकी रचनाओं को पढ़कर मुझे लगता है कि सनातन धर्म की मर्यादा को आप ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। जब देखता हूँ कि चरित्रहीन उपन्यास की उस लड़की ने स्टीमर पर एक बालक के साथ एक बिछौने पर रहते हुए भी अपने सील को नष्ट नहीं होने दिया, तब आप क्या हम लोग क्या कहें कि आप सनातन धर्म को नहीं मानते?" शरद बाबू ने उत्तर दिया, "आप मेरे उद्देश्य को ठीक नहीं समझ सके। आपने जो कहा उस तरह मैं कुछ नहीं करता। यदि किरणमयी अपना सील नष्ट कर भी डालती तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं थी, किंतु ये पात्र एकदम असत्य हो जाता। इस प्रकार की पढ़ी-लिखी सुशिक्षिता स्त्री और जिस लड़के के साथ वह सिर्फ रख जिद की वजह से भाग गई है, उसे एक नाबालिग शिशु ही तो कहा जा सकता है, जिसे वह किसी भी प्रकार भी अपने बराबर नहीं मानती। उस लड़के द्वारा उस लड़की भी यदि वो लड़का जो है वो अपने सील को नष्ट होने देता तो वो चरित्र ही नष्ट हो जाता। किरणमयी के चरित्र की व्याख्या मानव मन के रहस्य के ज्ञाता एक कलाकार की व्याख्या है, समाज सुधारक या धर्मवीरू व्यक्ति की नहीं। किरणमयी के इसी चरित्र अंकन पर मुग्ध हो उठे थे प्रमथ चौधरी। लिखा था, इस प्रकार की छवि कोई साधारण लेखक अंकित ही नहीं कर सकता। इस पुस्तक को लेकर लोग कितने व्यस्त रहते थे। अभिभावक लोग अपने पुत्र और पुत्रियों को बार बार मना करते थे कि उसे चरित्रहीन की रचनाओं को मत पढ़ो, लेकिन जिसका जितना निषेध होता उसी को पढ़ने के लिए सब ललायत होते। एक दिन अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के हाथ में चरित्रहीन देखकर जो प्राध्यापक थे वो बहुत क्रोधित हुए, उठे और कहे, आहा, ये चरित्रहीन है, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी ने उत्तर दिया, सर इसके लेखक तो बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राध्यापक ने कहा, होंगे, लेकिन ये पुस्तक भ्रष्ट है। विद्यार्थी फिर बोला, सर आप कैसे कह सकते हैं पुस्तक भ्रष्ट है, क्या आपने इसे पढ़ा? प्राध्यापक ने कहा, हाँ हाँ पढ़ा, तभी तो कहता हूँ, मेरा लड़का तकिए के नीचे रखकर इसे पढ़ता था। कल मैंने इसे देखा तो फिर सारी पढ़कर ही उठा। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसमें है क्या। विद्यार्थी बोला, तब तो सर मैं भी पढ़कर देख लूँ, भ्रष्ट होगी तो फिर नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी नारी ने शरद बाबू से भेंट की, जिसने चरित्रहीन पढ़कर उन्हें अपना गुरु और त्राता स्वीकार किया। वो सब काशी आए हुए थे। एक दिन वहाँ के प्रवासी बंगालियों ने उनके सम्मान में सम्मान सभा का आयोजन किया था। माला, चंदन, धूप, दुनी किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। सच्चा आंतरिक स्वागत था। लौटते समय बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से दो नारी भी थी। दोनों विधवाएं थी, एक प्रौढ़ा थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उनके पास आई, उन्हें प्रणाम किया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित हो। मधुर स्वर में बोली कि आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। अवाक शरद बोली, मैंने तुम्हें बचाया कब, कहाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें। युवती का रंग जैसा गोरा था वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरद बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। सदा पिता के पास रहती आई हूँ। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने पाला पोसा बड़ा किया और विवाह भी लगभग वही 17 वर्ष की आयु में हो गया। लेकिन इस काशी में केवल 3 दिन के बुखार में जो है इनके पति का देहांत हो गया। इन्होंने कहा कि मैं पिता के पास लौट गई। भूला रखने के लिए उन्होंने फिर से मुझे पढ़ने के लिए कहा। उनका एक छात्र था, हमारे घर में ही रहता था। पिता उसे बहुत स्नेह करते। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा इसका हिसाब किताब उसी के पास होता। सारी ज़रूरत की हिसाब किताब वही देखता। उससे गणित और साहित्य में पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष पढ़ते बीत गया। इस मिलने-जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया। वो लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ा सकूँगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसलिए मुझे उन्हें बराहनगर कलकत्ता उन्होंने भेज दिया। मगर मेरा दिल वहीं अटका रहा। कुछ ही दिन बीते होंगे, ना जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी-पत्री शुरू हो गई और फिर वो लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ गया। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वो भी आया, जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग कहीं भाग चले और सदा के लिए एक हो जाएँ। वो दिन भी निश्चित हो गया। ये तय हो गया कि उस रात में जागती रहूँगी और 2 बजे गाड़ी आएगी, जिसमें नीचे जिस कमरे में मैं सोती उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए चली जाऊँगी। एक क्षण की वो लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूँगी। वो सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता, उत्तेजना का था। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने ममेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूँगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वो एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था, नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, ये प्रकृति का कैसा परिहास है, क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अरगला बंद कर ली, पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वो आ गया। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती।
उस समय की उसकी निराश मुख की वो छवि मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतज़ाम हो गया, रात का रत्न टिकट का भी हो गया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे ये अन्याय नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जाऊँगी। बिकल विवश वो थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर दिन में श्वास लेकर वो चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी नानी के साथ काशी चली आई, यहाँ आए आज साल भर हो गए। आज भी सोचती हूँ आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी ये इच्छा पूरी कर देंगे ये तो पता ही नहीं था। उस दिन आपका चरित्रहीन ना पढ़ती तो आज मैं कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिरकृतज्ञ हूँ मैं आपकी। शरदचंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद भर हो गया। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उनके लिए चरित्रहीन के बाद। उनके ऊपर से निंदा, विद्रोह, आक्रमण का एक तूफान सा बह चला। लेकिन उस लड़की की कहानी सुनकर उन्हें कितनी सांत्वना मिली। कम से कम एक लड़की की रक्षा तो वो कर ही पाए। इस प्रकार नाना कथों से होकर नाना प्रकार की कहानियाँ उस उपन्यास के संबंध में प्रचलित हो गई थी। हो सकता है उनमें से कुछ बिल्कुल सही ना हो, परंतु इतना अवश्य सही है कि तूफान आया था और वो कम शक्तिशाली नहीं था। जिस समय चरित्रहीन की कल्पना उसके मस्तिष्क में आई थी, तब वे देवानंदपुर में रहते थे। उस समय सुरबाला के समान एक नारी से उसका संपर्क भी हुआ था। उसे गलत समझने के कारण ही वे पूरी भाग गए थे। फिर मार्ग में जिस नारी से उनकी भेंट हुई, उसके आधार पर उन्होंने सावित्री के चरित्र का निर्माण किया। वो चरित्र वास्तविक है या कल्पना, न केवल इतना ही किया कि उसे मैं इसकी दासी बना दिया और सतीश के साथ जोड़ दिया। सुरबाला के संबंध में सुरबाला के संबंध में उनके मामा सुरेंद्र नाथ ने उनके मुंह से कहलवाया, ये सुरदाला ही मेरी प्रवृत्ति को दिशा देने वाली गुरु थी। इस चरित्र के बाहरी रूप का अंकन करने में मुझे जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। सती साध्वी स्वामी के प्रति जैसी भक्ति, जैसा प्यार, जैसा आकर्षण जो है वैसा ही उसका अंत हुआ। चारों ओर धन धन्य गज उठा। स्वामी के चरणों में सिर रखकर सुरबाला चली गई, किंतु किरणमयी का चरित्र मैंने सुरबाला से जो शिक्षा प्राप्त की उसी के अनुसार गढ़ा है। उसमें यदि कोई भूल रह गई हो तो मेरी है। सुरबाला से पूर्ण वैषम्य दिखाने के लिए मुझे ऐसा करने को बाध्य होना पड़ा। मूल बात यह है कि मुझमें नारी जाति के संबंध में जो सजगता देख पाते वो सुरबाला के कारण ही है। उनके प्रति मैं सदा श्रद्धानद रहा हूँ। ये चरित्र चित्रण ही मेरी गुरु दक्षिणा है। इस सुरबाला के कारण ही वो देवानंदपुर को इतना प्यार करते थे। चरित्रहीन में उसे अमर करके मानो उन्होंने मातृभूमि का ही ऋण चुकाया। सुरबाला उनके नाना के परिवार में भी किसी का नाम था। उसी को स्मरण करने के लिए उन्होंने इस चरित्र का ये नाम दिया। इसी परिवार में कोई एक किरण शशि भी थी। संभवतः वह भी उस उपन्यास के पीछे किस सीमा तक प्रेरणा रही हो, परंतु इस बात का कोई प्रमाण आज उपलब्ध नहीं कि उनका चरित्र भी वैसा ही था। परिचित नामों का प्रयोग करना शरद बाबू का स्वभाव था, लेकिन सतीश अवश्य ही बचपन के साथ ही राजू की प्रतिमूर्ति दिखाई देता है। यहाँ गाना बजाना होता, जहाँ थिएटर कंसर्ट होता, जहाँ क्रिकेट फुटबॉल होता, वहीं सतीश इतने दिन बिताए। कहाँ मारपीट करनी होगी, कहाँ नाटक के लेकिन स्टेज करना मतलब क्या करना होगा, सतीश हर एक चीज में आगे। सतीश जब बांसुरी बजाता था तो पृथ्वी पर सोई चांदी की नींद उचट जाती। इन प्रमाणित और अप्रमाणित किंवदंतियों का अर्थ केवल इतना ही है कि उनकी रचनाओं का मूल आधार सदा अभिज्ञता ही रहा। किशोरावस्था में जब ये कलम उठाना सीख रहे थे, तब उनके गुरु श्री पांचकौड़ी बांदोपाध्याय ने उनसे कहा था, कुछ भी लिखो मुझे खुशी है, लेकिन मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ, जो कुछ भी लिखना अनुभव से लिखना। दूसरे किसी को दिखाना विखाना मत। तीसरा, अपनी कलम से किसी की व्यक्तिगत निंदा मत करना। ये सब बातें उन्हें पहले से ही थी। गुरु का आदेश पाकर उनके विचार और दृढ़ हो गए, लेकिन उनकी इस अभिज्ञता को लेकर ही कुछ लोग उन पर आक्रमण करने से नहीं चूके। एक आलोचक ने उनके लिए ये भी लिखा कि हमारे देश में एक प्रसिद्ध औपन्यासिक के हाथ से इन समाज बहिर्गत नारियों के चित्र बहुत सुंदर उभारे गए हैं। कहा जाता है कि ये इनकी व्यक्तिगत अभिज्ञता के परिचायक है। इस आक्रमण का दंश कितना ही तीव्र क्यों ना हो, मानवीय अध्ययन की दिशा में वह एक अच्छा प्रमाण पत्र है। काशीनाथ के प्रकाशन के साथ शरद बाबू की एक और उदात्त रूप की कहानी जुड़ी हुई है। इस पुस्तक का स्वात्वाधिकार उन्होंने अपने प्रिय बंधु प्रमथनाथ भट्टाचार्य को दे दिया। बीमार होने के बाद प्रमथ स्वास्थ्य लाभ के लिए छत को चले गए। शुरू-शुरू में उनका स्वास्थ्य कुछ सुधरा, लेकिन बाद में वे और भी अस्वस्थ हो गए। उन्हें भुआली सैनिटोरियम जाना पड़ा। यहाँ उनका स्वास्थ्य जरा भी नहीं सुधरा, दिन पर दिन खराब होता चला गया। उस समय वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत विपन्न थे। यही समाचार पाकर शरद ने काशीनाथ का स्वत्वाधिकार उनको दे दिया। जब इस दान का समाचार प्रमोद को मिला तो उन्होंने हरिदास को लिखा, कल तुम्हारा पत्र पाकर मैं कैसा हतप्रभ हो गया, उसे बताना संभव नहीं है। जीवन में इस प्रकार सहानुभूति और सहायता पाने का मैं अभ्यस्त नहीं हूँ।
कोई क्यों और किस योग्यता के लिए मेरी सहायता करेगा? अब देखता हूँ अयोग्यता भी एक विशेष गुण है। शरद के सब काम विचित्र होते हैं। जब से उनसे परिचय हुआ तभी से ये सब देख रहा हूँ। उनके उनका काम उन्हीं की योग्य है। उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं यहाँ अप्रत्याशित अनुभव सहानुभूति पाने की किसी भी तरह अधिकारी नहीं हूँ। ओ शरद का यह कांड आज संसार मेरे सामने नए रूप में प्रकट हुआ है। शरद को मैं क्या कहूँ? वो देवता है। जन्म भर परिश्रम करके मैं अपने परिवार के लिए जो ना कर पाता वो तुम लोगों ने कर दिया। तुम सबको कोटि कोटि नमस्कार। तुम इस समय मुझसे बहुत बहुत बड़े हो। तुम दाता हो और मैं भिखारी। प्रेम करने की क्षमता शरद बाबू में अद्भुत और असाधारण थी। मित्रों के लिए वो सदा ही कुछ न कुछ करने को आतुर रहते। कुछ वर्ष पहले बचपन के साथी विभूति भूषण के लिए उन्होंने सोने का कलम भेज दिया था। निरुपमा के लिए भी वाटरमैन भेजा था। विभूति ने उत्तर दिया, सोने की कलम से कैसे लिखूंगा? शरद ने कहा, तुझे इससे ही लिखना है। विभूति ने फिर लिखा था, ये तो गहना है, इससे नहीं लिख सकूंगा। जैसे कलम से तुम लिखते हो वैसे ही एक भेज दो। तुरंत वैसे ही एक और कलम आ गया। और केवल विभूति भूषण के लिए नहीं, सुरेंद्र मामा, गिरीन्द्र मामा, योगेश मजुमदार, सौरिंद्र आदि सभी बचपन के मित्रों के लिए कलम तैयार थे। मानते थे कि देने के लिए इससे अच्छी वस्तु उनके पास और कुछ है भी नहीं। चरित्रहीन के प्रकाशन के अगले वर्ष उनकी 3 और श्रेष्ठ रचनाएं पाठकों के सामने आई थी। जब चरित्रहीन प्रकाशित हुआ उसके बाद जो आई थी स्वामी दत्ता श्रीकांत। स्वामी गल्प संग्रह एकादशी एकादश वैरागी सहित दत्ता श्रीकांत द्वितीय पर इनकी रचनाओं ने जनता को इस प्रकार आलोड़ित कर दिया कि ये बात नहीं थी। उस समय के सभी ख्यातनामा मनुष्यों के संपर्क में भी वो आने लगे थे। यदि भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते उन्हें परेशानी होती। न जाने कैसा मेरा स्वभाव है, बड़े लोगों के घर जाने की बात उठते ही द्विधा संकोच के कारण मैं अप्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए जाऊं जाऊं करने पर भी जाना नहीं होता। फिर भी संपर्क बढ़ ही रहा था। एक ओर थे रविन्द्र ठाकुर, प्रमोद चौधरी, अमृतलाल बसु, छिरित प्रसाद, विद्या विनोद, सत्येंद्र शाहित मनीषी, तो दूसरी ओर सौरेंद्र मुखर्जी, हेमेंद्र मणिक, पवित्र गांगुली, हमल ओश, दिलीप कुमार, आधुनिक दल के सर्वश्री शैलजानंद मुखोपाध्याय, काजी नजरुल, अचिंत कुमार सेन, प्रमथ, नृपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय और भी बहुत सारे लोग थे। बर्मा के अनेक स्नेही वत्य आदमीकांत कर किसी मुसीबत में भी फंस गए। तब उन्होंने उन्हें लिखा था, मैं पत्र तो अनेक व्यक्तियों को लिख सकता हूँ, जैसे बलराम अंपर, मोनी मित्तर, उपेन्द्र मजुमदार और भी अनेक अफसर है, परंतु क्या लिखूं, किसको सिद्ध, जरा शांति से सोचकर बताओ। अपने मोहल्ले में साहित्य सभा का निर्माण उन्होंने यह भी किया था। उनका सभापतित्व करने को वे तत्कालीन सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को बुलाते रहते थे। कवि गुरु का पहला संभवतः इसी निमंत्रण को लेकर हुआ था। कई दिन से बराबर तर्क करने पर भी ये मीमांसा नहीं कर पाए कि इस सभा में उनकी चरण धूलि पड़ने की किंचित संभावना है या नहीं। इस बार आप जब घर आए तो अनुमति मिलने पर हम आपके पास आकर निवेदन करें। आड़ा जमाने में तो वे सदा सिद्धहस्त रहते। इस अड्डे में उनके बाल्य जीवन के मित्र भी आते। उनके लिए वे वही प्यार करने वाले बिरबली स्वभाव के अनगढ़ देहाती मनुष्य थे। वही हंसी, वही चंचलता, वही महान्यवस्थता। आयु भी वहाँ कोई अर्थ नहीं रखती। उस दिन विभूति भूषण अपने मित्र श्री अतुल चंद दत्त के साथ उनसे मिलने आए। उनकी तरह खोलती ही बदसूरत बेलू ने इनका स्वागत किया। उस क्षण विभूति बाबू को लगा जैसे शरद चंद ने अपने एकांत की रक्षा करने के लिए इस यमदूत को रख छोड़ा। तभी उनकी आवाज सुनकर जोर ओर से पुकारते हुए शरद बाबू बाहर आए, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि विभूति पर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। वे लोग कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन जब लौटे तो 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी। बात करते करते न जाने इतना लंबा समय कहाँ से आकर कहाँ चला गया। किस्से पर किस्से होते रहे। तंबाकू बीच बीच में खाने पीने के प्रचुर प्रबंध, इस अत्याचार से मित्र परेशान। लेकिन शरद का प्रेम तो विश्रांति जानता ही नहीं था। घड़ी या तो बंद हो जाती या उल्टी रख दी जाती। विभूति ने कहा, शरदा, आपके इस अश्लील पुणे का प्रथम स्वागत से तो मैं समझा था कि आप काल भैरव की साधना में लगे हुए हैं, और आप देखता हूँ तो वही पहले की नटराज मूर्ति बने हैं। शरद कुछ बोले नहीं, बस कुत्ते के मुंह से मुंह लगाकर उसे चूमने लगे। कैसा अद्भुत हुनर था! या न जाने कितने परिचित और अपरिचित वत्याओं ने इन बैठकों में उनके मुंह से कितनी कहानियां सुनी। उनकी झूठी सच्ची वे बैठ की कहानियां उनके साहित्य से कम रोचक नहीं होती। उस समय बंगाल में अनेक मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहे थे। उनमें आधुनिक दल के नवीन स्वर की प्रतिनिधि थी भारती। सबुज पत्र कथ्य भाषा का प्रसार पत्र था। यद्यपि शरदचंद्र की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा आधार उनका कथ्य भाषा का प्रयोग था, पर सबुज पत्र ने उनका विरोध किया। प्रवासी में ठाकुर का योग सर्वोपरि था। रविन्द्र ठाकुर का भारतवर्ष के प्रमुख लेखक थे। शरदचंद्र और नारायण में विपिन पाल आदि मुख्य रूप से लिखते। नारायण के संपादक थे बैरिस्टर चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र केस के अभियुक्त अरविंद
घोष के बचाव के वकील के रूप में उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। वे कभी भी थे। यदि वे राजनीति में ना डूब जाते तो निश्चय ही भक्त और रहस्यवादी कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि होती। नारायण का प्रकाशन उन्होंने ही आरंभ किया था। वो सबुज पत्र का प्रतिद्वंदी माना जाता था। इसका कारण यह था कि बैरिस्टर दास रवींद्रनाथ के पाश्चात्य प्रभाव को अच्छा नहीं जानते थे। उनका मानना था कि रविंद्र ने पश्चिम से बहुत सारी चीजें ग्रहण की हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी वजह से बंगला साहित्य तीन विविधता बंगला साहित्य में आई और उनकी समृद्धि भी हुई, परंतु इसी कारण बंगाल की अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का विकास भी नहीं हो पाया। किसी भी रीति स्थिति में हमारे लिए शोभनीय नहीं कि हम परिश्रम की चकाचौंध से प्रभावित हो जाएं। इससे स्पष्ट है कि उनके साहित्य की प्रेरणा का स्रोत विशुद्ध देश प्रेम था। प्राचीन परंपराओं के प्रति उनकी लेखनी में असीम सम्मान था। इसी प्रकार वे भरत चंद्र की ओर झुके। एक दिन पत्र लेकर उन्होंने शरद चंद्र से प्रार्थना की कि वे नारायण के लिए अपनी कोई रचना भेजें। शरद चंद्र ने विशेष रूप से उनके लिए एक गाल लिखी। उसे भेजते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि इस गल्प का नामकरण का भार वो दास महोदय के ऊपर ही छोड़ते हैं। दास महोदय ने उस गल्प का नाम रखा स्वामी। उसका नायक वैष्णव आदर्श का जीवंत रूप है। प्रकाशित होने के बाद परिश्रमी के रूप में बैरिस्टर दास ने लेखक को एक कोरा चेक भेजते हुए लिखा, अर्थ को लेकर आप जैसे शिल्पी की रचना का मूल्य निर्धारित तो नहीं कर सकता। आपके पारिश्रमिक के रूप में ये चेक भेजता हूँ। कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए और इच्छानुसार रुपए इसमें लिख दीजिए। कोई संकोच नहीं कीजिएगा। शरद बाबू का मन भीग आया। इतना अमित विश्वास प्रकट किया था उन्होंने एक लेखक के प्रति। वे चाहते तो कुछ भी लिख सकते थे। रविन्द्रनाथ के बाद वही तो सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। उनकी लोकप्रियता उस समय चरम पर थी। लोग उनका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उनकी रचनाओं से बड़े परिचित थे। उस दिन उत्तर प्रदेश का एक प्रवासी बंगाली ठेकेदार कार्यवश कलकत्ता आए और अपने एक रिश्तेदार के पास ठहरे। वो परिवार बहुत सुशिक्षित था। उस घर की एक लड़की ने एक दिन उनसे कहा, मामा एक काम करोगे, हमारे घर आते समय मोड़ के पास जो लाल घर है वहाँ बीच बीच में शरद बाबू आते रहते हैं, आप एक बार उनसे मिल लें। चकित होकर मामा ने पूछा, कौन शरद? शरद बाबू, वही हमारे शरद चंद। ठेकेदार महोदय अभी कुछ नहीं समझे कि ये अपने शरद चंद कौन है। लड़की के पिता ने कई तरह से शरद बाबू का परिचय दिया, परंतु व्यर्थ। अंत में बोले, अजी वही शरद जिनका श्रीकांत है। ये सुनते ही ठेकेदार बोल उठे, अरे वाह, हमारा लड़का जान पड़ता है, उसने अपना श्रीकांत नाम बदल लिया। नाम बदला हो या ना बदला हो, पर उनकी रचनाओं की लोकप्रियता की था नहीं थी। लेखक को बहुतों ने तो नहीं देखा था, पर रचनाएं पढ़ने में छात्र की रानी, गृहनारी, व्यापारी सब एक दूसरे से बाजी मार ले जाने के उत्सुक थे। छात्रों की परीक्षा की पुस्तकों के नीचे श्रीकांत, चरित्रहीन और देवदास छिपे रहते। लक्ष्मी बहू के तकियों के नीचे काजल और सिंदूर से अंकित पल्ली समाज, विराज भू, बिंदुर छेले का मिल जाना बहुत स्वाभाविक था। यहाँ तक कि बनिए की दुकान पर जहाँ प्रतिदिन रामायण का पाठ होता था, वहाँ जो है बड़ी दीदी पंडित मोसाय और श्रीकांत दिखता। इस लोकप्रियता का कारण यही तो था कि उनके पत्र जीवन में से उभरे थे। उनके पात्र जो थे वो जीवन में से उभरे थे, किसी नियम विधान से निर्मित नहीं। उनसे शरद बाबू का प्रेम का नाता था, अर्थात हार्दिक था, बौद्धिक नहीं। इसलिए वे हर किसी को अपने ही रहते, चिंतन का दुख बीच में नहीं आने देते। प्रेम की अनन्यता ही तो थी कलाकार की कसौटी। इसलिए पाठक उनके पात्रों में इतने रम जाते कि भूल जाते उनका कोई सृष्टा भी है। विद्यार्थी दल बनाकर उनकी रचनाओं को पाठ करते, फिर भी वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते। बहुत से समझते थे वे आवारा हैं, कभी बिहार, कभी काशी, तो कभी बर्मा घूमते हैं। इतने लोकप्रिय थे शरद बाबू, लेकिन दास बाबू के कोरे चेक में उन्होंने केवल केवल 1 रुपए ही लिखे। रुपए का मूल्य नितांत सामयिक था। असली मूल्य उस परिचय का था जो उनका देश बखू के साथ हुआ। एक प्रतिभा ने बाहें फैलाकर मुक्त मन से दूसरी प्रतिभा का वरण किया। केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी उनकी प्रतिभा की कहानी धीरे धीरे पहुंच रही थी। लंदन का सुप्रसिद्ध समाचार पत्र द टाइम्स की लिटरेरी सप्लीमेंट ने इसी समय उनके 2 कहानी संग्रह विदुर छेले और मेज दीदी की प्रशंसात्मक समीक्षा प्रस्तुत की। समीक्षक महोदय ने उन्हें मोमपासा के समकक्ष माना। नारी चरित्र और शिशुमन के ज्ञान के रूप में विशेष रूप से उनकी ख्याति उसने की। यदि भी इस समीक्षा विशेष में कोई बहुत गहराई तो नहीं थी, परंतु फिर भी उनकी प्रतिभा का वर्णन करके आलोचक ने अच्छा ही किया था। अनेक कहानियों के अलावा दत्ता और श्रीकांत का दूसरा पर्व उसी समय पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। दत्ता के कारण उन्हें क्या लांछन नहीं सहनी पड़ी। इस रचना में उन्होंने ब्रह्म समाज की कुछ आलोचना की। इसी को लेकर ब्रह्म समाज खड़गहस्त हो उठे।
इसी समय एक शिक्षित ब्रह्म परिवार ने उन्हें अपने घर निमंत्रित किया। वे संकट में पड़ गए, जाने पर कोई अप्रीतिकर घटना घट सकती थी। न जाने पर उन्हें डरपोक समझा जाएगा, लेकिन अंत में गए। उनका खूब भाव विनंदन हुआ, साज सज्जा भी कम नहीं थी। महिलाओं ने बड़े स्नेह और आदर से उन्हें बहुमूल्य कुर्सी बिठाया, फिर सुंदर सुंदर विशेषण लगाकर उनकी अभ्यर्थना की। उसके बाद बारी आई भोजन की। उस समय अब तक जो नहीं देखा था वह वही उन्होंने देखा। उन्होंने बाईं ओर चांदी के थाल में अपने उपन्यास दत्ता को देखा। उसका उपृष्ठ खुला हुआ था, जहाँ राज बिहारी अपनी योजना फेल हो जाने पर बेटी की ताड़ना करते हैं। उन पंक्ति को विशेष रूप से लाल पेंसिल से अंकित किया गया था। वो सब कुछ समझ गए, पर उन्होंने दिखाया यही कि कुछ नहीं समझे। खूब खाया, खूब मुक्त मन से बातें की और चले आए। वे ब्रह्म महिलाएं सोचती होंगी कि इस तरह उन्होंने शरद की अच्छी ताड़ना की है, पर जो वाद विवाद से परे है, जिनकी दृश्य तात्विक उतनी नहीं जितनी प्रसाद में ही है, वो सृष्टा क्या ऐसी ताड़नाओं की चिंता करेगा? उनकी सभी रचनाओं के साथ कोई न कोई इतिहास जुड़ा है, और वह इतिहास प्रायः रोचक नहीं है। साहित्य के संपादक समाजपति महोदय से उनका पुराना परिचय था। बड़े क्रूर आलोचक के रूप में उनकी ख्याति। शरद बाबू पर भी यदा कदा कृपा करने से वे नहीं चूकते। साहित्य के एक अंक में उन्होंने शरद बाबू पर बड़ा करारा व्यंग किया। वह व्यंग उनके कुत्ते को लेकर था। उन्होंने लिखा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक नए लेखक का आविर्भाव हुआ है। उनके मन में माया ममता बहुत है। उस दिन कानवाली स्ट्रीट में वो एक नेडरी कुत्ते को कटलेट खरीद कर खिला रहे थे। पास ही एक भिखारी एक पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा था, परंतु उसकी ओर इन दयालु शरदचंद्र की नजर ही नहीं पड़ी। वे समझ गई कि उन्होंने बहुत दिनों से साहित्य के लिए कुछ नहीं लिखा है, इसलिए ये अप्रिय आंदोलन चल रहा है। उस समय वसुमती साहित्य मंदिर से प्रकाशित पूजा वार्षिकी आगमनी के संपादन का भार उन्हीं पर था, पर उनका आग्रह था कि शरद बाबू उसके लिए अवश्य कहानी लिखे। ये अच्छा अवसर था समाजपति महोदय को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने छवि कहानी लिखी। इसमें एक वर्मी चित्रकार और उनकी धनी प्रेमिका की कहानी। रंगून में उनका एक बर्मी चित्रकार से बहुत घनिष्ठ परिचय हो गया था। नीचे इस कहानी को लिखते समय उनके मन में वो बर्मी चित्रकार रहा होगा, लेकिन वास्तव में इसका आधार है उनकी बचपन की एक कहानी, कोरेल ग्राम। वे अपनी बचपन की रचनाओं को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए जहाँ तक हो सके सभी को उन्होंने फिर से लिखने की चेष्टा की। यही कोरेल ग्राम नए रूप में छवि के रूप में प्रकट हुई। कोरेल ग्राम की पृष्ठभूमि भी विदेशी थी। वह लंदन के पास एक छोटे रोग्राम के वातावरण में लिखी गई थी। पात्र अंग्रेज थे। इसके विपरीत छवि का वातावरण बर्मा का था और पात्र भी बर्मी। शरद लंदन नहीं गए थे, लेकिन बर्मी में उन्होंने 13 वर्ष बिताए थे, इसलिए नई कहानी को उन्होंने बर्मी जीवन पर आधारित किया। शौरिंद्र मुखर्जी ने भी उनसे रचना चाही थी, लेकिन समाजपति की तरह नहीं। शरद बाबू से कहा, तुम्हारी सबसे पहली रचना बड़ी दीदी भारती में प्रकाशित हुई। उसी के द्वारा बंगाल के लोगों को तुम्हारा परिचय मिला, इसलिए भारती का तुम्हारे ऊपर दावा है। इस दावे के आधार पर मैं तुमसे एक कहानी चाहता हूँ, जितना पैसा चाहोगे दूंगा। शरद हंसकर बोले, तुमसे पैसा लूंगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहानी दूंगा। और उन्होंने भारती के लिए विलासी कहानी भी लिखी। इस कहानी में उन्होंने अपने ही जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया। पूर्णतः सत्य ना होकर भी उनकी आधारभूत घटनाएं सत्य हैं। ये कहानी डायरी के रूप में लिखी गई और यह डायरी एक गांव के बालक की है। बालक का नाम है नेड़ा। नेड़ा नाम एक उनका ऐना पुकारने का नाम डया। ऐसा लगता है कि अपना नाम देकर लेखक कहानी की प्रामाणिकता और उसका अपने से संबंध स्पष्ट करना चाहता है। वो ये है कि भूल सके कि मृत्युंजय सचमुच ही एक व्यक्ति था जिसे वे बचपन में अच्छी तरह जानते थे, और उन दिनों के समाज की ममताहीन निष्ठुर सत्ता को भी उन्हें याद था। इस कहानी में कायस्थ संतान मृत्युंजय के साथ अमुष्य निष्ठुर सत्ता का भी उन्हें याद था। इस कहानी में जो है कहते हैं कि ये जो एक कहानी में कायस्थ संतान मृत्युंजय के साथ अमुष्य मुसलमान कन्या विलासी का विवाह करा के शरद ने जिस शक्तिशाली मन का परिचय दिया, वो कभी संभव नहीं होता यदि साहित्य के रूप में उनका जीवन बोध स्पष्ट ना होता। उनकी मान्यता थी कि दत्तचित्त होकर जब आदमी साहित्य रचना में मग्न होता है, तब वह ठीक हिंदू होता है, ना मुसलमान। तब वह सबके परिचित अपने अहम से बहुत दूर होता है, नहीं तो उसकी साहित्य साधना व्यर्थ चली जाती है। संपादक प्रकाशक ही उनसे रचनाएं नहीं चाहते थे। बाजार में भी उनकी पुस्तकों की बड़ी मांग होती। वसुमती सहाय मंदिर के व्यवस्थापक श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने उनके सामने की योजना रखी कि उनकी सब रचनाओं को ग्रंथावली के रूप में अल्प मूल्य पर प्रकाशित किया जाएगा। गरीब देश में इच्छा होने पर भी अधिक मूल्य की पुस्तकें हर एक के लिए खरीदना संभव नहीं है, लेकिन शरद इस योजना को जैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको डर था कि ग्रंथावली छपने पर अलग अलग छापने वाली जो है उनकी पुस्तकों की बिक्री कम कर देगी, लेकिन प्रकाशक महोदय ये तर्क स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे।
इनके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि ग्रंथावली से 3 साल में 25 से 30 हज़ार रुपए मिल सकते। शरद बाबू को रुपए की आवश्यकता थी। रोटी के लिए निरंतर लिखते रहना उन्हें अक्ष नहीं लगता था। इतना रुपया मिलने पर इस लिखने से मुक्ति मिलने की संभावना थी। तो वे पछाड़ भी जाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे ये भी नहीं चाहते थे कि उनका अस्थायी प्रकाशक हरिदास चट्टोपाध्याय को किसी तरह की हानि पहुंचे। अनिश्चय की इस स्थिति में कोई कई महीने बीत गए हैं। शायद उनकी इच्छा थी कि वह स्वयं ग्रंथावली प्रकाशित करें या कहीं और से करवाएं, लेकिन अंततः उन्होंने वसुमती साहित्य मंदिर को ही अनुमति देने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि जो है सतीश बाबू को निराश करके अब कहीं और से ग्रंथावली प्रकाशित करवाना अशोभनीय है। शरद ग्रंथावली का पहला खंड प्रकाशित हुआ है। इसमें दत्ता, परिणीता, श्रीकांत, प्रथम पर्व, आरक्षणीय, एकादश, वैरागी, मछली दीदी, मुकदमे का परिणाम, ये रचनाएं जो है सामूहिक ये रचना जो है जितने भी रचना का नाम लिया है, इसमें है कि इस ग्रंथावली से उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ था। पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई, पुरानी पुस्तकों की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं। फिर तो और भी खंड प्रकाशित होते चले गए। एक वर्ष के भीतर ही भीतर 4 खंड बाजार में आ गए। एक-एक खंड 5-5 हज़ार प्रतियां और कुछ ही महीनों में बिक जाती। उन दिनों देश में काफ़ी धन था, क्योंकि क्योंकि धन क्यों था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पटसन का दाम बढ़ गया था। और इससे क्या हुआ, बंगाल पटसन के लिए प्रसिद्ध है। अधिक धन के कारण लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा। कांच की कुप्पी की तरह जगह हरिकेन लालटेन आ गई थी और सिर के ऊपर पूस के छप्पर का स्थान जो है नीचे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या मतलब कि गांव में कि किस चीज़ की सुविधा नहीं थी, वो व्यवस्था कैसे आ गई। फिर गांव इस अभूतपूर्व सफलता के से प्रभावित होकर वसुमती साहित्य मंदिर के मालिक जो थे, उन्होंने अलग अलग पुस्तकें छापने का आग्रह भी किया, लेकिन शरद बाबू इसके लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। बोले, प्रारंभिक जीवन में हरिदास ने मेरी सहायता की थी, अब उनसे मैं वे पुस्तकें वही जो पुस्तकें हैं वो हरिदास ही छापेंगे। नए प्रकाशक से उन्हें 8,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलने लगा। पुराने प्रकाशक जो 6,000 प्रतिवर्ष देते थे, उनमें से कोई कमी नहीं हुई। जो शरद बाबू किशोरावस्था में परीक्षा के लिए फीस या जुगाड़ नहीं कर पाते, जिन्होंने अपनी यौवन जीविका की तलाश में शुरू की, व्यर्थ की, वही अब अमीर हो गए। 3-4 वर्ष पूर्व वे 100 रुपये मासिक पाने के लिए तरस रहे थे, अब उनको 1,000 रुपये मासिक में भी अधिक मिलने लगा था। लेकिन इतना धन पाकर भी उनका मन गरीबी को नहीं भूल सका। गरीबों की वेदना को उन्होंने प्रत्यक्ष झेला, इसलिए जब हाथ में इतने रुपए आते तो उन्होंने उसको जमा करने का जरा भी प्रयास नहीं किया। मित्रों की सहायता करने के लिए तो सदा तत्पर रहते, अब आसपास के गरीबों की भी मदद करते। उस दिन सदा की तरह भारतवर्ष के संपादक जलधर सेन रचना के लिए तकाजा करने आए और देखते ही जो है भारतवर्ष का संपादक जो है जब इस तरीके से, तो देखते क्या है, घर में चारों ओर अनेक धोती और साड़ी बिक्री है। नौकर उनको बांधने की चेष्टा करा। उनके बीच में कुर्सी पर बैठे सरचन इक्कन्नी दुकन्नी चौवन्नी भिन्न भिन्न करके मेज पर ढेरियां लगा रहे, और वो चकित होकर सेन बाबू ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? सर ने उत्तर दिया, दादा 10 बजे की गाड़ी से दीदी के घर जा रहा हूँ। सेन महोदय ने कहा, जान पड़ता वहाँ कोई बड़ा व्रत प्रतिष्ठा है, इसलिए जा रहे हो, इतने कपड़े और वगैरह। शरद ने कहा, नहीं दादा, दादी के घर व्रत और प्रतिष्ठा नहीं होता। सेन महोदय ने पूछा, व्रत प्रतिष्ठा नहीं होता? सेन महोदय ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होता। उन्होंने कहा, हो। शरद बाबू ने उदान मन से कहा, दादा दीदी के गांव में और उसके चारों गरीब लोगों की क्या दशा, उनके पेट के लिए भात नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं। ये जो इतना कहकर वे चुप हो गए, कंठ अवरोध हो गया और रोने लगे। यही पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर आई है, पर दुख कातरता। तो यहीं पर जो इनका दुख कातरता, दूसरे के जीवन को समझना, लोगों के ऊपर अन्याय को ये अपने स्तर पे समझने की कोशिश करते थे। ये बात नहीं है कि वो अपने लिए पैसा खर्च नहीं करते थे, उनका अपना जीवन स्तर भी अब बहुत ऊंचा उठ गया था। समृद्धि के लिए सौंदर्य पिपासा और तीव्र हो उठी थी। मकान बनाने के लिए दीदी के गांव के पास ही परित्रास में उन्होंने 1,100 रुपए में जमीन ले ली थी। यानी सब कुछ बदल रहा था।
और आगे कहते हैं कि हाँ, मतलब खाना-पीना और ये सारी चीज़ें गप्पे ये करना सदा की तरह हुआ, लेकिन उसके बाद सहसा शरद चंद्र ने कहा, चलो उपिन, आज एक सौदा करना है। उपिन यानी उपेंद्र ने कहा, कैसा सौदा? शरद बोले, वाइड वे की दुकान से एक जोड़ा रैग शू खरीदूंगा। सुनता हूँ को जितना आरामदेह उतना ही मजबूत है। उस जूते का मूल्य 32.5 रुपए था। इसी से उनके रूप और उसकी उपयोगिता की कल्पना हो सकती थी। उसी को खरीदने के लिए वे मामा के साथ स्टीमर की तरह कलकत्ता की ओर चले। उस समय उनके पैरों में फटी चट्टियां थी। जब वे नई लेंगी तो इस तरीके से ना वो जूता लेने के लिए जो है आगे आते हैं। और यहाँ पे कहते हैं शरद बाबू बहुत ही उद्विग्न हो उठे, बार बार पैर पटकते और उन्हें साफ करते, लेकिन कोई विशेष आरक्षण नहीं, इससे जो है कोई विशेष अंतर नहीं मिला। लेकिन दुकान के अंदर जाकर उन्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई। विदेशी दुकान थी, देसी होती तो निश्चय ही दुकानदार। तो इस तरीके से उन्होंने जूता खरीदा। शरद बाबू ने वैसा ही किया, फिर बोले, चमत्कार जूता पहन रखा है, ऐसा लगता ही नहीं है। और ये कहते हुए उन्हें बटुए से 10-10 के 4 नोट निकाले। उन्हें लेकर कर्मचारी कुछ क्षण बाद कैश मेमो और बाकी 7.5 रुपए ले आया। शरद बाबू उठे, बोले, चलो मामा। कर्मचारी ने पूछा, आपके स्लीपर बॉक्स में रख दूं? तो उन्होंने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल आए। पुराने स्लीपर और नया बॉक्स दोनों स्वामी विहीन होकर एक दूसरे का मुंह देखते हुए दुकान में पड़े रह गए। जूतों का बॉक्स उठाने की जहमत से बचने के लिए वे पुराने स्लीपर छोड़कर और नए जूते पहनकर चल पड़े। ये परिवर्तन केवल जूतों की खरीद तक सीमित नहीं था, उनके सारे रूप रंग और पहनावे में अंतर आ चुका था। अब वे साज सज्जा में पहले के देहाती शरत नहीं रह गए थे। जब कपड़ों के प्रति वे अत्यंत लापरवाह थे, बाल रूखे, कुर्ते में बटन नहीं, कंधे की चादर भी मैली, बांस का डंडी वाला छाता और पैरों में फटे जूते। अब तो चेहरे पर स्निग्धता आ गई थी। पहनते थे तो डबल ब्रेस्ट की चमकदार कमीज, दामी सर्ज का कोट और धुली हुई शांतिपुरी धोती, पैरों में लाल मोजे, फीते और जूते, हाथ में चांदी की मूठ की छड़ी, आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर डाई। लेकिन ये रूप भी क्या उनके स्वभाव के उजूपन और शरीर के स्वास्थ्य को ठीक कर सका? अभी साधारण सी बदहवाजी पर बुखार हो जाता, दूसरे रोग भी, खुजली, ये सभी आक्रमण कर देते। ऐसा लगा जैसे एक्जिमा हो गया है। बेरी बेरी की आशंका भी हुई। वे जानते तो नहीं थे कि ये रोग क्या है। टिंचर आयोडीन लगाना शुरू कर दिया। कई बार लगाने से रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया। डॉक्टर ने आकर उन्हें बहुत फटकारा, कहा, आपको तनिक भी सब्र नहीं होता? कॉस्टिक या एसिड वेसिड जो कुछ लगाना हो लगाएं, मैं तो चला। लेकिन बाद में शांत होकर दवा और मालिश की व्यवस्था की और शरद बाबू दोनों पैरों के तकियों पर रखकर चुपचाप ले लिए। इस घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी एक शिष्या को एक लंबा पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने न केवल स्वास्थ्य की चर्चा की बल्कि अनेक सामाजिक विषयों के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन पर भी प्रकाश डाला। मैं कभी अम्ल का रोगी नहीं रहा, इतना कम खाता हूँ कि वो पास नहीं पटकता कि कहीं उसे भी भूख ना मरना पड़े। उस दिन घर पर बनाए कुछ संदेश जबरदस्ती खिला दिए, आज भी मैं उनकी डकार मुझे आ रही है। मैं मशहूर आलसी हूँ, चबाने के डर से किसी चीज़ को आसानी से मुँह में नहीं डालता। मुझसे ये अत्याचार कैसे सहा जाए? लेकिन घर के लोग नहीं समझते, वे सोचते ना खाने के कारण मैं दुबला हूँ, अतएव खाने से ही उनकी तरह मोटा हो जाऊँगा या हाथी। स्वर्गीय गिरीश बाबू ने अपने बाबू हसन में लाख बात की, एक बात कही, अबलाएँ बड़ी लालची होती हैं, मर जाने पर भी खाती हैं। औरत की जाति को उन्होंने पहचान लिया था। आज से 20 वर्ष पहले से हम केवल खाने को लेकर ही लाठी चलाते आ रहे हैं। उन्होंने नहीं खाया और ना खाकर दुबले हो गए। गृहस्थी और रसोई किसके लिए है? जहाँ दोनों आंखें ले जाएंगी वहीं जाकर बैरागन हो जाऊंगी, इत्यादि। मैं कहता हूँ, अरे भाई, बैरागन होना है तो जल्दी हो जाओ, तुम तो मुझे डर दिखाकर कांटे सा सूखी रही हो। यथार्थ में मेरे दुख को किसी ने नहीं देखा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर सचमुच ही कहीं सुख है तो वहाँ एक आदमी दूसरे के साथ खाने के लिए इतनी जोर जबरदस्ती नहीं करता होगा, और अगर करता होता तो मैं नरक जाना ही पसंद करूँगा। कोई 20 दिन पहले कुत्ते का झगड़ा मिटने गया तो कहीं से एक कौरहे कुत्ते ने आकर मेरी हथेली में दाँत गड़ा दिया। अभागा कुत्ता कितना अकृतज्ञ, उसे अपने भेलू के चंगुल से छुड़ाने के लिए गया था। डर के मारे किसी से कहा नहीं, सूख गया था, लेकिन कल से फिर दर्द हो रहा है। सुख की बात यह है कि वृद्ध हो गया हूँ, न जाने कितनी प्रकार के दुख दैन और आपद विपद के बीच 40 वर्ष कट गए। सुना है मेरे वंश में आज तक 40 तक कोई नहीं पहुंचा। कम से कम इस बात में तो मैंने अपने बाप दादों को हरा ही दिया, और चाहिए भी क्यों नहीं। शरत ग्रंथावली के 4 खंडों के अलावा इस समय एक कल्प संग्रह छवि के नाम से भी प्रकाशित हो गया। गिरिधा और बामन की बेटी, ये दोनों उपन्यास भी पुस्तक के रूप में आ गए। देना पावना और श्रीकांत धारावाहिक रूप में छप रहे थे। छवि कहानी संग्रह में छवि और विलासी गल्पों के अलावा मुकदमे का परिणाम कहानी भी संकलित है। निम्न और कैवर समाज के परिवार का चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस तरह की कम ही कहानियां उन्होंने लिखी।
बावन की बेटी का प्रकाशन शिशिर पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित उपन्यास माला में हुआ। ये किसी पत्रिका में नहीं छिपा। लिखने से पूर्व इसके संबंध में रविन्द्रनाथ से उनकी बातें हुई थी। एक भेंट में उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं बावन की बेटी एक उपन्यास जो है लिख रहा हूँ। इस संबंध में मेरे बहुत से व्यक्तिगत अनुभव हैं। कुलीनता ने समाज में क्या अनर्थ किया वही मैं लिखना चाहता हूँ। रविंद्र बोले, अब तो कुलीनता रही ही नहीं। एक व्यक्ति के 100 विवाह नहीं होते, फिर इसकी पुनरावृत्ति करने से क्या फायदा। फिर भी साहस है तो लिखो, लेकिन कोई मिथ्या कल्पना मत करना। शरद मिथ्या कल्पना करने में कभी विश्वास नहीं करते थे। गड़े मुद्दे उखाड़ना भी उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन कुलीन प्रथा सचमुच उन्हें बहुत चुभती थी। किसी न किसी रूप में आज भी उसका अस्तित्व है। जो लोग अपने को ब्राह्मण होने का गौरवान्वित समझते हैं और सोचते हैं कि ब्राह्मणों में विशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वयं जो देखा और भोगा वही लिखा। कुलीनता अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़, इस बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। वे ये नहीं कहते थे कि वैद्य के साथ कायस्थ का विवाह कर दो, फिर भी यदि कोई कर दे तो उसमें बाधा मत डालो। उसने अच्छा किया या बुरा, लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि वह कपटी नहीं है। बहुत से लोग मुँह से कहते रहते कि विधवा लड़कियों का विवाह करो, किंतु जैसे ही अपनी लड़की विधवा हुई वैसे कहना शुरू कर देते, देखिए ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें और भी तो 4 लड़कियों के विवाह करने आदि आदि। इस प्रकार के मिथ्याचार को वो अच्छा नहीं मानते, इसलिए मिथ्या के आधार पर उन्होंने कभी अपने पत्र नहीं खड़े किए। इस उपन्यास की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? कई मित्रों से उन्होंने इसकी अलग-अलग चर्चा की। एक स्थान पर उन्होंने कहा, एक दिन हठात गाँव घूमने की इच्छा हुई। स्टीमर की सहायता से जब वहाँ जाकर उतरे तब समस्या कठिन हो गया। भूख प्यास के कारण थकान हो गई। गाँव में प्रवेश करके एक बनिए की दुकान पर कुछ विश्राम किया और फिर जलपान। उसके बाद कुछ दूर गाँव में जाकर एक ब्राह्मण के घर पहुँचा। घर की स्वामी एक वयस्क विधवा। दोपहर को एक अभुक्त अतिथि को पाकर उसने स्नान भोजन के लिए आग्रह किया। शरद ने तालाब में स्नान करने के बाद आकर देखा कि रसोई का सब प्रबंध हो गया, बस चूल्हा जलाने की राह देख रही है। पूछा, क्या आप खाना बनाएंगे? कुलीन ब्राह्मण के घर में अपने हाथ से पकाने की बात क्या हो सकती है? ये समझ में नहीं आया। फिर भी किंचित विस्मय और संशय के साथ उन्होंने भोजन समाप्त किया और विदा ली। लौटते समय पहले की दुकान के बनिए ने कहा, ठाकुर जात दे आए। उससे पूछने पर पता लगा कि कुलीन ब्राह्मण घर की उस नारी ने एक नीच जाति के शूद्र से विवाह किया था। इस घटना से ही पुस्तक लिखने का विचार पैदा हुआ। दूसरे स्थान पर उन्होंने अविनाश चंद्र गोपाल को बताया कि जिस एक घटना को लेकर मैंने बामन की बेटी की रचना की उसके बारे में बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि बहुतों का नाम लेकर जो प्रश्न तुमने किया उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा। कोलाघाट स्टेशन पर एक स्त्री पान बेचती है। बहुत सी स्त्रियां जिस तरह पान बेचती हैं वो उस तरह की नहीं है, इसलिए मेरे मन में उत्सुकता जागी। उससे बातचीत मैंने किया। वो मेरा विश्वास करती है। बामन की बेटी में प्रिय मुखर्जी की माँ का चित्र है। उसके साथ कलंक जुड़ा हुआ, उसके पीछे वही नारी है। उसका लड़का उच्च पदाधिकारी है और उसके आत्मीय स्वजन ये जानते हैं कि वो पागल होकर चली गई या मर गई है। अब बताओ कि क्या समस्या समाप्त हो गई? ये जो उच्च पदाधिकारी है वो वंश मर्यादा के गौरव क्या भद्र लोक नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो इस बात को नहीं जानते कि किस दुख के कारण उसकी माँ घर छोड़कर आई है और नहीं लौटेगी। हो सकता है उन्होंने और भी ऐसा बहुत कुछ देखा हो और उसी बहुत कुछ अनुभव का परिणाम हो ये उपन्यास। वे किसी एक घटना के आधार पर तुरंत ही कुछ नहीं लिखते। वर्षों घटनाएं उनके दिमाग में घुमड़ती। गृहदाह लिखने में उन्हें कई वर्ष लगे थे। 6 वर्ष पूर्व रंगून से उन्होंने अपने बाल सखा प्रमोद को लिखा था एक उपन्यास गृहदाह नाम से लिखकर मतलब कि एक उपन्यास गृहदाह नाम देकर है। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि यह उपन्यास रवि बाबू के घर बहरे से रत्ती भर भी कम नहीं होगा। उस समय हेमेंद्र कुमार ने उनसे पूछा था, क्या आप अपना उपन्यास लिख चुके हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो लिखना भी शुरू नहीं किया। जो अभी तक लिखा नहीं गया उसकी तुलना घरे बहरे के साथ हम कैसे कर सकते हैं? इसकी चर्चा करते हुए हेमेंद्र ने लिखा, उपन्यास लिखना आरंभ करने पर वे स्वयं ही पहचान गए थे कि उन्होंने घर बहिरे की बराबर रचना नहीं की। और सच बात कहने में क्या, गृहदाह न केवल घरे बहरे की तुलना में कुछ नहीं है, बल्कि शरदचंद्र की कथा साहित्य में भी इसका कोई उचित स्थान नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शरद अपने दोनों पूर्ववर्ती उपन्यासकार बंकिम और रविंद्र के ऋणी है। पति यदि पत्नी के प्रति किसी कारणवश उदासीन रहता है तो उसका पथभ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक है। यही विषय है बंकिम चंद्र के उपन्यास चंद्रशेखर का और रविंद्र के घर बाहिरे का। गृहदाह में महिम और रचना के माध्यम से शरद ने भी यही प्रतिपादन करना चाहा, पर उनकी अभिज्ञता और उनका रचना कौशल सब नितांत मौलिक है। गृहदाह की श्रेष्ठता के संबंध में बहुत मतभेद है। इतिहासकार सुकुमार सेन हेमंत कुमार राय से सहमत है, लेकिन उनका सुरेंद्र नाथ आदि दूसरा अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में गृहदाह में न केवल उनकी चिंतनशीलता का गंभीर परिचय देखने को मिलता है, बल्कि कहते हैं कि उनके साहित्य में भी ऊंचा स्थान देखने को मिलता है। निसंदेह वह एक श्रेष्ठ कृति है। बहुत दिन बाद डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने उनसे पूछा था कि आप अपने उपन्यासों में किसे अच्छा मानते हैं, तो शरद ने तुरंत कहा, कला की दृष्टि से गृहदाह दोषहीन है। डॉक्टर मजूमदार उनसे सहमत नहीं हो सके, परंतु वह उनकी श्रेष्ठ रचना हो या ना हो,
उनका आधार घर बहिरे हो या गोरा की परेश बाबू हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसने तत्कालीन समाज को, विशेषकर जो ब्राह्मण समाज है, उसको आंदोलित कर दिया था। ब्राह्मण समाज ही इस पुस्तक को अपनी लाइब्रेरी में भी नहीं आने देते थे। एक बार एक बंधु ने ब्रह्म समाज के पुस्तकालय के पुस्तकालय से पूछा, अच्छा दादा, आपने क्या शरदचंद्र की गीता पुस्तक पढ़ी है? ये सुनकर वृद्ध ने दोनों कान में उंगली दे ली। बोले, छी छी, वो क्या कोई पुस्तक है? उसे क्या भद्र लोग पढ़ते हैं? बंधु ने फिर पूछा, गीता की बात रहने दीजिए, आपके पुस्तकालय में क्या शरद चंद्र की जो है कौन कौन सी पुस्तकें है? तो वृद्ध बोला, शरद चंद्र की कोई भी पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं है। उनको पढ़कर लड़के लड़की की मानसिक अधोगति ही होती है, इसलिए हम कोई पुस्तक यहाँ नहीं रखते। एक दिन कई ब्रह्म महिलाएं उनसे मिलने आई। वे उनकी परम भक्ति, लेकिन अचला के चरित्र से उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंची थी। वे मानती थी कि शरद बाबू ने सांप्रदायिक भावना से अचला का चरित्र गढ़ा है। इससे ब्रह्म समाज का अपमान हुआ भी, लेकिन शरद तो कभी सांप्रदायिक रहे ही नहीं। उनकी बातें सुनकर बोले, अगले संस्करण में मैं सब ठीक कर दूंगा। संतुष्ट होकर वो महिलाएं चली गई। तब एक मित्र ने पूछा, क्या संशोधन करेंगे आप? शरद ने उत्तर दिया, अचला के संबंध में जहाँ आजीवन तृष्णा लिखा है, वहाँ आजीवन पिपासा कर दूंगा। समाज में शरदचंद्र अभी भी एक विद्रोही, आचारहीन और अनिश्वरवादी के रूप में ही प्रसिद्ध थे, लेकिन वास्तव में वो थे एकदम धर्मभीरू मानव। उन्होंने ये बात स्वयं स्वीकार की है कि किसी किसी ने ऐसा भी कटाक्ष नहीं किया, केवल उनकी अनुदारता पर ही आक्रमण किया है। कितने ही लोगों ने आलोचना करने का डर दिखाया, पर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। उस साथ समय एक बंधु ने लिखा था कि मैं दिल से तो ब्रह्म हूँ, बाहर से हिंदू, यदि मेरे गले में कंठी की माला है, संध्या किए बगैर मैं जल ग्रहण नहीं करता, जिस समय किसी के हाथ का पानी नहीं पीता। इन सब बातों के होते हुए उन्होंने मुझे कितनी गालियाँ दी। मैं बाहर से ढोंग रचता हूँ, पर ये कहाँ संध्या करने और जिस किसी के हाथ का पानी न पीने के बारे में कुछ अतिरंजना हो सकती है, परंतु गले में माला वे अवश्य पहनते हैं। ऐसा लगता है कि उनके रहने सहने के ढंग के कारण और समय समय पर अपनी रचनाओं में समाज को कटु आलोचना करने के कारण इस प्रकार के नाना प्रवाद प्रचलित हो गए हैं। शुरू में लोग उन्हें ब्रह्म समाजी मानने लगे थे, लेकिन जब गृहदा में उन्होंने ब्रह्म समाज के पाखंड पर भी आक्रमण किया तो वे लोग भी उनसे रुष्ट हो गए। अत्यंत लोकप्रियता के कारण जनसाधारण, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग जो है, उनके प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते थे और उनका अर्थ निकालने की चेष्टा करते। जब वे बनारस गए तो अनेक विद्यार्थी उनसे मिलने के लिए गए और उनके विषयों पर उनके साथ विचार विनिमय किए। एक दिन उन सबको साथ लेकर वे विश्वनाथ के मंदिर भी गए। उस समय वहाँ आरती हो रही थी। एक कोने में जाकर वे खड़े हो गए और आरती के बाद बिना दर्शन किए चुपचाप चले आए। एक विद्यार्थी ने पूछा, आपके उपन्यास से पता लगता है कि आप कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, तब आप मंदिर में क्यों गए थे? शरदचंद्र ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति मेरे मन में वैसी श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैं भक्त को प्यार करता हूँ। एक अनपढ़ ग्रामीण की सच्ची भक्ति में देवत्व रहता है, मैं वही देखने गया था। वो देखकर मैं कृतकृत हुआ। उनकी पत्नी परम धार्मिक और निष्ठावान नारी थी। व्रत उद्यापन में उनका बहुत सा समय बीतता था। शरद बाबू ने उनके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली। तीव्र गर्मी में भी उनके इस विश्वास की रक्षा करने के लिए वो बनारस में रुके थे। यही स्थिति ज्योतिष के संबंध में भी है। विश्वास न होने पर भी उसमें रुचि लेते थे। यही स्थिति बनारस में एक पंडित उनकी कुंडली देखकर उनके अतीत जीवन की सारी घटनाएं विस्तार से बता दिया था। कहते कि ये किसी महायोगी तो नहीं था, किसी राजतुल्य व्यक्ति की कुंडली भी नहीं। धर्मस्थान में बृहस्पति का इतना पूर्ण संस्थान मैंने कभी नहीं देखा। आयु 48 वर्ष या अधिक से अधिक 55 वर्ष की होगी। यदि 48वें वर्ष में मोक्ष नहीं होता तो उसके बाद संसार छोड़कर 56वें वर्ष में शरीर का त्याग करेंगे। एक दूसरे ज्योतिषी ने उन्हें जबरदस्त धार्मिक व्यक्ति बताया। वो थे भी, उन्होंने कहीं भी एक क्षण के लिए भी अपने साहित्य में सनातन धर्म की मर्यादाओं की अवहेलना नहीं की। जनेऊ तक का समर्थन किया। वे रूढ़ी और कुरीतियों अंध जो परमाणु और मूढ़ विश्वासों के विरोधी थे, धर्म की मूल स्थापनाओं के नहीं। समाज के निषेधों के कारण सती न रहने पर भी वे नहीं मानते थे कि वो असती नारी नारी भी नहीं रही। ये संकीर्ण भेद बुद्धि ही उन्होंने त्यागी थी, क्योंकि उसमें मनुष्य धर्म का अपमान होता। वो मानते थे कि जब परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य ऐसा कुछ कर बैठता तो तत्कालीन धर्म और समाज की दृष्टि से बुरा हो तो जाता है, मनुष्य सचमुच बुरा नहीं होता। उसका जो मनुष्य धर्म है, जो उज्ज्वल पक्ष है, वो मर नहीं जाता। मरता तब है जब किसी परिस्थितिवश या क्षणिक प्रमादवश की गई भूल के कारण उसे अपमानित और दंडित किया जाए। मनुष्य के बाहर रूप का अतिक्रमण कर अंतर में प्रवेश करके देखा जाता है कि वह उसका रूप स्वतंत्र है। बाहर रूप में जो पतिता है, पतन उसके लिए सत्य है या नहीं। तो बाहर के इस पतन के भीतर उसका परिपूर्ण नारीत्व अछूछड़ रह सकता है, ये भी सही है। दोनों ही मनुष्य के रूप है और इन दोनों का समान रूप से जो स्पष्ट करता है वो है यथार्थवाद।